वेलकम बच्चों। तो आज का जो वीडियो है उसको मैं थोड़ा पिछले क्लास के एक टॉपिक से कंटिन्यू करूंगा। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन इक्वल टू एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लगते हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड सेम होता है सर, उसका जो मैग्नीट्यूड सेम होता है सर, वो थोड़ा समझाइए अपने को। हमें सर वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। वो थोड़ा बहुत फील सबको ही आता है, लेकिन मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। इधर देख, ये हमारे 3 kg और 2 kg का बॉडी है, दोनों साथ में लगे हुए हैं, दोनों चिपके हुए नहीं है। अगर आप 3 kg 2 kg को उठा के अलग कर दोगे तो अलग हो जाएगा, दे आर नॉट स्टिक टुगेदर, दे आर जस्ट प्लेस्ड टुगेदर। यहाँ पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बोला है कि 3 kg और 2 kg के बीच में आपस में कुछ धक्का लग रहा होगा, वो कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। चल मैं समझा रहा हूँ तेरे को, सवाल क्या पूछा है। इधर देख, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको धक्का मारूंगा तो 3 kg वाला 2 kg को आगे की तरफ धक्का मारेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा 2 kg भी तो वापस इसको धक्का मारेगा कि नहीं, दैट विल बी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब बोलोगे ये क्यों, तो इमेजिन कर 2 kg का इंसान को, तू इमेजिन कर खुद है, तू यू आर द 2 kg पर्सन, और तेरे पीछे अच्छा सडनली कोई आके तुझे धक्का मारे, तो तुझे आगे की तरफ फोर्स फील होगा कि नहीं, यानी कि तुझे आगे की तरफ कौन सा फोर्स फील हुआ, ये वाला F23। अब तो इमेजिन कर, माने तू खड़ा है और तेरे सामने एक आदमी है, तो खड़ा है तेरे सामने एक आदमी है, तू 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, तेरे सामने एक आदमी है, पीछे तो तुझे 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो तू आगे जाने की कोशिश करेगा। जब तू आगे जाने की कोशिश करेगा तो तू आगे वाला इंसान से धक्का खा के थोड़ा पीछे की तरफ फोर्स फील करेगा कि नहीं। आगे वाला जो इंसान जो रुका हुआ है उससे जब तुझे टक्कर लगेगा, तुझे लगेगा ना कि तुझे पीछे की तरफ एक फोर्स फील हुआ। वो कौन सा फोर्स फील है, F32। आई होप तुम लोग का आइडिया हो गया होगा। चल देख, पहली बात, कुछ भी सॉल्व करने से पहले तुम मेरे को ये बात बता दो, ये सब लिखने से पहले दोनों एक साथ मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे। तो इमेजिन कर, रास्ते में रखा हुआ है 3 kg 2 kg ब्लॉक, एक के आगे एक, और तू पीछे से 20 न्यूटन से धक्का दे रहा है। जब धक्का देगा तो दोनों साथ में मूव करेंगे ना बेटा, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो दोनों का एक्सीलरेशन ए है, तो दोनों में नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं दोनों को एक ही बॉडी मान लूं, क्योंकि दोनों मूव तो एक साथ कर रहे हैं ना, मूव एक साथ कर रहे तो मैं एक ही बॉडी मान सकता हूँ। अगर एक ही बॉडी मानूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 20 न्यूटन। टोटल कितना मास सिस्टम का, 5 kg, 2 + 3 5 kg, और एक साथ मूव कर रहे हैं किस एक्सीलरेशन से, ए से, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। ये एक्सीलरेशन 2 kg का भी है, ये एक्सीलरेशन 3 kg का भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज लिख लो, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ चुका है। अब एक चीज देखो, अपने को पता है कि 2 kg में फोर्स लगेगा F23, और 3 kg में फोर्स लगेगा F4/3 ड्यू टू 2। अभी हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, बताया था कि नहीं। पहले किसका FBD बनाना है, चलो पहले ऐसा करते हैं, 2 kg वाले का FBD बनाते हैं। तो FBD ऑफ 2 kg, कोई बड़ी बात नहीं, 2 kg वाले मास को बना। अब जैसे तुझे एक बॉडी का FBD बनाना हो तो उस बॉडी को अकेले ड्रॉ करो और किसी को ड्रॉ मत करो साथ में। अब इस बॉडी में लगने वाले फोर्स, सुन अच्छे से, इस बॉडी में जो जो फोर्स लग रहे हैं वो बनाना है। इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, mg कौन लगा रहा है, mg धरती माता लगा रही है। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, इसका N1 मान देते। मास कितना है बेटा, 2 है ना, तो 2g लग रहा होगा, ठीक है। N1 कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है। आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कि नहीं, कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर F32 भी तो लग रहा है, नहीं बेटा, F32 तो 3 kg में लग रहा है। हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है, mg धरती माता लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है, F23 पीछे वाली बॉडी लगा रही है। अच्छा ये किसी और पे फोर्स लगा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। F32 जो है वो ये वाली बॉडी इस पे लगा रही है, तो वो इसके FBD में आएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये बॉडी का अभी फिर से डॉटेड लाइन बना, वो सब चलो बचकाने की चीजें। एक्सीलरेशन इस तरफ कितना हम लोग निकाल चुके हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसका इक्वेशन लिख, N1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2g। नेक्स्ट F23 क्या हो गया, F23 इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है बेटा, इसका मास कितना है, 2 kg, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो
अरे यार मीटर पर सेकंड का लिखना है, लिखो नहीं लिखना है मत लिखो। तो F23 कितना है बेटा, कितना आया इसका 8 न्यूटन, यानी कि फोर्स ऑन 2 × 3 8 न्यूटन। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाला ड्रॉ करते हैं, चलो ये वाला ड्रॉ करते हैं। FBD ऑफ 3 kg, ये मान लिया मैंने 3 kg का ब्लॉक बनाया, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है। पहले बात धरती माता लगाएगी कितना 3G, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन N2, पीछे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है। अच्छा कुछ और बच्चे बोल रहे होंगे कि सर 20 न्यूटन तो इसमें भी लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा बेटा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन इसमें लग रहा है, इसमें तो ये फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा फोर्स F23 जो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है 20 न्यूटन। चल अच्छा एक बात बता, इसमें एक और फोर्स लग रहा है, हाँ एक और फोर्स लग रहा है 2 kg भी तो लगा रहा है। 2 kg कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। समझ में आ रहा है। चल एक बार इसका इक्वेशन लिखते हैं। पहली बात 3G = N2 होगा। एक बार मैं वो अच्छा ये आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं एक्सेलरेशन इससे, ये कितना है 4 मीटर पर सेकंड पर। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, आप लोग इक्वेशन लिखने का ट्राई करो। फोकस तो भैया बराबर है एकदम, बहुत बढ़िया फोकस, बस ये FBD का नहीं दिख रहा। चलो बॉडी उस तरफ मूव करी तो इक्वेशन क्या होगा, इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, 20 - F32 = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा इसका 3, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 20 - 4 3 12 कितना आ रहा है F32। F32 कितना आ रहा है देख बेटा 8 आ रहा है। तो अच्छे से देखेगा F32 और F23 क्या है बेटा सेम है दोनों का वैल्यू, यानी कि बोथ आर एक्शन रिएक्शन, क्योंकि एक्शन रिएक्शन नहीं हो तो चलो डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है एक्शन रिएक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। समझ में आया कि नहीं। और ऐसे सवाल आते हैं एंडबिलिटी में आया हुआ है सवाल, ठीक है। लेकिन उस सवाल में ये था, वो सवाल में थोड़ा सा अलग से दिया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ उस सवाल में क्या दिया हुआ था, बना के बताता हूँ। वो सवाल आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है खुद सॉल्व करो, मेरे को सॉल्यूशन भेजो फिर देखते हैं। तीन बॉडी भाई, 3 kg 2 kg 1 kg, मैंने 2 बॉडी का कराया, आप लोग 3 बॉडी का करेंगे, खुद दिमाग लगाओगे। फोर्स लग रहा है बेटा 12 न्यूटन, ठीक है कुछ नहीं है क्या मतलब क्या है, 2 kg इसमें भी फोर्स लगाएगा, 3 kg इसमें फोर्स लगाएगा, 2 kg इसको धक्का देगा, 1 kg इसको धक्का देगा। बस इतना याद रख ले, सरफेसेस ऑलवेज पुश। क्या बताया था, सरफेसेस ऑलवेज, जो सरफेस है वो हमेशा क्या करता है धक्का मारता है, ये समझा चुका हूँ तेरे को। तो 1 kg धक्का मारेगा, 2 kg भी धक्का मारेगा, 2 kg इसको भी धक्का मारेगा, 3 kg इसको धक्का मारेगा, 2 kg को उस तरफ। ये सब आप लोगों को पता है, सॉल्व करो आंसर बताना मेरे साथ कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन बदल जाएगा, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg एंड 2 kg एंड 2 kg एंड 1 kg। खुद सॉल्व कर भाई और मेरे को आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो है वो आई होप वो वाला देख लिया होगा, तो आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने को प्रॉपर दिमाग लगाना है और मतलब चीजें लिखनी होती है, समझनी होती है। और अभी तक अपन बेसिक्स पढ़े थे, आज भी बेसिक्स वाला ही क्लास है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, उसका नाम है बेटा टेंशन। तो टेंशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग लॉन्गिट्यूडनली ऑन लीनियर ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रिंग रोप रॉड। मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या होता है टेंशन, ठीक है। ये मान ले एक वो सामान है, एक मटका है मान ले, ठीक है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ में एक रस्सी है और वो रस्सी मटके के गले में जाके बन जाती है, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि मुझे मटके को अपनी तरफ खींचना है। तो एक बात बता, मुझे अगर मटके को खींचूंगा तो मैं फोर्स रस्सी में किस तरफ लगाऊंगा, रस्सी में अपनी तरफ लगाऊंगा फोर्स, है ना। तो मैं रस्सी में फोर्स लगा रहा हूँ और रस्सी मटके में फोर्स लगा रही है। तो मैंने रस्सी में इस तरफ फोर्स लगाया, रस्सी ने मटके में इस तरफ फोर्स लगाया, जिससे मटका मेरी तरफ आ गया। एक बात बता, मैंने मटके में तो फोर्स नहीं लगाया, मैंने रस्सी के थ्रू फोर्स लगाया, मैंने रस्सी में फोर्स लगाया। तो रस्सी में वो फोर्स ट्रांसमिट हुआ कहाँ तक, मटके तक। तो रस्सी से जो फोर्स ट्रांसमिट होके गया उसी को टेंशन फोर्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो टेंशन अभी समझोगे तो समझ में आएगा। फोर्स एक्टिंग लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली मतलब अलोंग द लेंथ,
ऑन लीनियर ऑब्जेक्ट लाइक रिग। लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? स्ट्रिंग होता है, रॉड होता है, स्ट्रिंग, रोप, रॉड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेंशन कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा अगर मैं रस्सी को खींचूंगा अपनी तरफ तो रस्सी में खिंचाव प्रोड्यूस होगा, मतलब रस्सी थोड़ा टाइट दिखेगी तुम लोग को। मान ले रस्सी लगी हुई थी और जैसे ही मैंने खींचना शुरू किया, मान ले मटका थोड़ा भारी है, जैसे ही मैंने खींचना शुरू किया रस्सी तो मैं थोड़ा टाइट होते हुए दिखेगा, तो हम लोग कहते हैं कि टेंशन जनरेट हुआ है रस्सी में। इन शॉर्ट ऐसा कोई मतलब बस बोलते हैं कि टेंशन जनरेट हुआ है, इसका मतलब क्या है? रस्सी में खिंचाव प्रोड्यूस हो रहा है। खिंचाव मतलब क्या बेटा? वही कि मैं यहाँ खींच रहा हूँ, वो मटके को वहां पे खींचेगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखो। फॉर स्ट्रिंग ऑलवेज पुलिंग, ये वाला चीज समझ। मान लीजिए रस्सी है, स्ट्रिंग या रोप में कोई फर्क नहीं होता है, स्ट्रिंग या रोप में कोई फर्क नहीं होता, नाम होता है स्ट्रिंग, मतलब एक सिंपल मतलब पतला रोप, और रोप मतलब मोटा रोप, कोई फर्क नहीं, फिर हम लोग को सब कुछ सेम मानते हैं। रॉड थोड़ा अलग होता है। स्ट्रिंग क्या होती है आपकी? वो फ्लेक्सिबल होती है, एंड रॉड आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता। स्ट्रिंग क्या होती है? मुड़ सकती है, रॉड मुड़ नहीं सकता, ये आपको पता ही होगा। अब एक और होता, ये स्ट्रिंग है, ये मटकी है। तुम सिंपल एक बात बताओ, मैं इस मटकी को, मेरे हाथ में जो स्ट्रिंग है उससे मैं किस किस तरफ लेके जा सकता हूँ? इस तरफ या इस तरफ? फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन या बोथ? आंसर क्या आपको? तो एक बात, मैं रस्सी से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, सेकंड डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता, नहीं लेके जा सकता। क्योंकि कभी सोच ना, तेरे तूने रस्सी से पकड़ के रखा है तो खींच ही सकता है ना, धक्का तो दे नहीं सकता, क्योंकि जैसे धक्का देने जाएगा, जैसे धक्का देने जाएगा रस्सी क्या हो जाएगी? रस्सी क्या हो जाएगी? ऐसी हो जाता, ढीला हो जाएगी, रस्सी ढीला हो गई। अच्छा, ढीला होने को इंग्लिश में एक वर्ड है इसका, इसको कहते हैं स्लैक, जो फिजिक्स में भी यूज होगा। ढीला होना मतलब स्लैक, यानी कि अगर मैं पुश करने जाऊंगा तो रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी, और रस्सी स्लैक हो गई तो ये कहाँ और धक्का मिलेगा उसको? यानी रस्सी में खिंचाव खत्म हो गया, यानी कि रस्सी में टेंशन क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो स्ट्रिंग इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? पुश तो कर नहीं सकता, सिर्फ पुल कर सकता है। एंड फॉर स्ट्रिंग ऑलवेज पुल, फॉर स्ट्रिंग ऑलवेज पुल। आपके देखिए बोर्ड्स में तो ये सब उतना कुछ है नहीं, है ना। तो ये स्ट्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, JEE में बहुत ज्यादा, और NEE। पिछले साल तो बोर्ड्स में था, तो पिछले साल बोर्ड्स में भी बहुत सवाल आते थे इसमें। इस साल तो बोर्ड से ही हटा दिया है, तो मतलब क्या ही बताएं। तब भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है टेंशन का कॉन्सेप्ट है, आज अपकमिंग चैप्टर्स में आपको मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब वीडियोस देखो। अगर आप प्रॉपर बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट थ्योरी सब पढ़ के रखो कि हाँ टेंशन क्या होता है वो जान के रखो। इसके आगे जो मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, एक तो बेसिक प्रॉब्लम देखो, सारे मत देखो अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो। इतना स्ट्रेस मत लोगे, लेकिन एटलीस्ट बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, ताकि आप स्ट्रगल ना करो आगे सिलेबस में, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपका NEE JEE मेंस एडवांस दोनों में आता है। रॉड वाला सिर्फ JEE मेंस एडवांस में आता है। रॉड मतलब रॉड आपका NEE में नहीं आएगा, NEE में सिर्फ पहला वाला आता है, और JEE में दोनों आते हैं, JEE में दोनों आते हैं। लेकिन अब रॉड का जो सवाल होता है ना बेटा, रॉड का सवाल भी JEE में काफी कम आता है। 90% सवाल आपका स्ट्रिंग से आएगा, 10% सवाल कभी कभी किसी साल रॉड से दे देता है। इसलिए रॉड को वैसे कोई पढ़ाते भी नहीं है हम लोग, रॉड को पढ़ाते भी नहीं, लेकिन अगर मैं बेसिक सी चीज बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि रॉड इतना कुछ कठिन है नहीं, सिंपल सा चीज है। तो रॉड में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं एक बार, एक सेकेंड। रॉड में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान ले मेरे हाथ में ये रॉड है, और रॉड किसी तरीके से चिपका हुआ है इस वेस्ट से। अब मुझे अगर मटकी को खींचना है तो मैं रॉड को अपनी तरफ खींचूंगा तो मटका भी खींच के आ जाएगा। इमेजिन कर तू, इमेजिन कर तेरे हाथ में डंडा है और वो डंडा किसी ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है, तो मैं ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ है, मान ले चिपका हुआ है, वेल्ड किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। जब मैं खींचूंगा तो ये आएगा कि नहीं? और हालांकि जब मैं रॉड से धक्का दूंगा तब भी तो बॉडी इस तरफ जाएगी, यानी कि रॉड जब मैं धक्का दूंगा तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि रॉड जो है पुश भी करता है, पुल भी करता है, पुश भी करता है, पुल भी करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो उतना कुछ कठिन नहीं है, सिंपल चीज है। जब टर्म्स दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, उतना कुछ बड़ा बात नहीं है। एक और चीज, फॉर मासलेस स्ट्रिंग और रॉड टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ये चीज को अभी आप लोग लिख लो,
इस चीज का प्रॉपर डिराइवेशन, डिराइवेशन मतलब क्या, 2 स्टेप का प्रूफ है, वो प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन कुछ टाइम बाद। अभी आप बस मान के चलो कि टेंशन रिमेन सेम। इसका क्या मीनिंग है मैं बताऊंगा, जब सम शुरू होंगे मैं आपको बताऊंगा क्या मीनिंग है, अभी बस लिख के रख दो ये वाली चीजें। हाँ तो बच्चों हम लोग इन सवालों में आते हैं। तो पहला सवाल करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज पढ़ाना चाहता हूँ जो कि इस डायग्राम से आपको समझ में आएगी। बोला जाता है कि टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स फॉर रोप। अभी देखो जब भी मैं टेंशन पढ़ाऊंगा तो रोप ही पढ़ाऊंगा, रोप या स्ट्रिंग, रोप स्ट्रिंग एक सेम ही चीज, बस नाम अलग है, स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं टेंशन पढ़ाऊंगा तो स्ट्रिंग का ही पढ़ाऊंगा, रॉड एंड में, ठीक है, क्योंकि रॉड का वैसे भी आपका दूर दूर तक कोई इस्तेमाल नहीं, और जो इस्तेमाल है वो भी बच्चा समझ जाता है कुछ, ठीक है। तो रॉड टाइम उसमें वो एंड में, पहले स्ट्रिंग समझ लो, स्ट्रिंग हर जगह बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो देख इधर देख, ये मान ले रस्सी है, ये ब्लॉक है, ये एक इंसान है और वो उठाना चाहता है रस्सी को, हालांकि उतना बढ़िया डायग्राम बना नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। तुमने उठाया होगा बहुत बार कि रस्सी लगी हाथ में, रस्सी है, रस्सी से कोई चीज लगी और तुम उसको उठा रहे हो। तुम एक चीज लॉजिक लगा के बताओ, तुम खुद अपने एक्सपीरियंस से बताओ, और थोड़ा ये भी समझो कि ये बॉडी किस तरफ जाना चाहती है, असलियत में किस तरफ जाना चाहती है, नीचे की तरफ। लेकिन अगर रस्सी नहीं होती तो ये बॉडी नीचे की तरफ जाती, लेकिन रस्सी है इसलिए बॉडी रुकी हुई है। अच्छा क्या पता, बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी नीचे जाने का है, लेकिन रस्सी ने रोक के रखा है, यानी कि रस्सी पक्का किस तरफ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ। रस्सी पक्का किस तरफ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ। इमेजिन कर, इमेजिन कर रस्सी किस तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ। अगर तुम इमेजिन नहीं कर सकते तो ऐसा इमेजिन करो कि रस्सी की जगह तुम हो, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे पैरों में एक तुम्हारा पैर छोड़, मतलब ऐसा इमेजिन कर ले, एक आदमी है, एक आदमी है, उसका एक हाथ, ये पैर है उसके, एक हाथ यहाँ पे है और दूसरा हाथ यहाँ पे, अभी के लिए रस्सी को भूल जा। तो खुद एक बार बता, ये इंसान अगर इसको, मतलब ऐसे माउंटेन के साइड में लटका हुआ, ये इंसान अगर इस बॉडी को गिरने से बचाना चाहता है तो किस तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा ना, खींचेगा ना उसको, खींचेगा ना, यानी कि टेंशन ऑलवेज इज पुलिंग अपवर्ड। टेंशन किस तरफ फोर्स लगा रही है इसमें, अपवर्ड। तो दिस टेंशन इज अप्लाइड बाय रोप ऑन द बॉडी, लिख लो, टेंशन इज अप्लाइड बाय रोप ऑन द बॉडी, बाय रोप ऑन द बॉडी। अच्छा क्या बता, अब हम ऊपर में आते हैं। अब तुम खुद को इस इंसान की तरह इमेजिन करो, इस इंसान की तरह इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में रस्सी है। तो खुद एक बात बता, अगर ये लोड ज्यादा भारी हुआ, लोड बहुत ज्यादा भारी हुआ और तेरा हाथ से मान ले रस्सी बंधी हुई है, तेरे हाथ से रस्सी बंधी हुई है, ऐसा नहीं तुम रस्सी छोड़ सकते, छोड़ नहीं सकते, हाथ से रस्सी बंधी हुई है, तुम भी तो नीचे गिर जाओगे ना, तुम भी तो नीचे गिर जाओगे। इसका साफ साफ मतलब क्या है, रस्सी भी तुमको नीचे की तरफ खींच रही है। रस्सी तुमको किस तरह खींच रही है, नीचे की तरफ। तो इमेजिन करते, तो कोई भारी सामान पकड़ता है, जब कोई तू भारी सामान पकड़ता है तब वो भारी सामान तुझे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, वो भारी सामान नहीं खींच रहा होता, वो भारी सामान के थ्रू रस्सी तेरे को नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो रस्सी दिस टाइम, इसका वैल्यू भी टेंशन टी ही होगा। मैंने क्या बताया था, टेंशन इन ए रोप रिमेन सेम। तो टेंशन टी बाई रोप, या रोप नहीं यार, स्ट्रिंग, सॉरी मेरी गलती, स्ट्रिंग एक ही बात है वैसे भी, लेकिन स्ट्रिंग ज्यादा कॉमन टर्म है, ऑन मैन। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, हम लोग ऐसा याद रखेंगे कि जब भी रस्सी मिले ऑपोजिट एरोस लगा दो, ये एरो ऊपर की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ, दोनों ऑपोजिट एरो फेसिंग ईच अदर, ये लिख लेना। टेंशन जब भी आपको करना हो स्ट्रिंग में, फॉर स्ट्रिंग यहां पे लिख देते हैं, फॉर स्ट्रिंग ऑपोजिट एरोस फेसिंग ईच अदर, ऑपोजिट एरोस फेसिंग ईच अदर, ये लिख लो, ठीक है। चल अब इस सवाल में आते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, एक बॉडी है, एक और बॉडी है, दोनों एक ही रस्सी से लगे हुए हैं। बोला है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। पहली बात, हम लोग जब भी रस्सी कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब रस्सी को खींचोगे तो लंबी या छोटी नहीं हो सकती, वो उसका लेंथ सेम रहेगा। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी 1 सेंटीमीटर आगे गई तो ये बॉडी भी 1 सेंटीमीटर आगे जाएगी, क्योंकि रस्सी का लंबाई फिक्स्ड है। अगर रस्सी फ्लेक्सिबल होती, रस्सी इलास्टिक बैंड जो होता है ना, इलास्टिक बैंड जो हम कपड़े में लगाते हैं या आजकल मास्क में भी आता है इलास्टिक बैंड, तो इलास्टिक बैंड जो होता है उसको खींचने में उसका लेंथ चेंज होता है। अगर यहाँ पे इलास्टिक बैंड होता तो मैं इसको खींचता तो ये जगह में रहता, ये आगे बढ़ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रिंग जब बोलता है तो दोनों का उसका लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी कि ये
1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा तो ये 1 सेंटीमीटर आगे, इसकी वेलोसिटी v तो इसकी वेलोसिटी v, यानी कि इसका एक्सेलरेशन a तो इसका एक्सेलरेशन भी a मुद्दे का बात ही है। अब आप के दिमाग में शायद कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो इलास्टिक बैंड है वो कब पढ़ाओगे? वो पढ़ाएंगे बेटा आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको इलास्टिक बैंड, ठीक है। उसमें स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग इलास्टिक बैंड सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो इधर देख, वहां पे तब पढ़ाएंगे। ये M1 है, ये M2 है। चल पहली बात, ये दोनों बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करने का टेंडेंसी रखती है, तो एक्स एक्सिस में डॉटेड लाइन बनाओ, डॉटेड लाइन बनाया, वाई एक्सिस में डॉटेड लाइन बनाओ, तो इसका वाई एक्सिस में डॉटेड लाइन बनाया, इसका भी वाई एक्सिस में डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है। अच्छा एक बात बता, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन 1। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा? इसमें mg नहीं m1g। इसमें क्या लगेगा? m2g। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन n2। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा? दोनों ही बॉडीज एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। अच्छा दोनों बॉडी को एक साथ स्टडी करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। टेंशन क्या होता है? ऑपोजिट एरो। टेंशन क्या होता है? ऑपोजिट एरो। समझ में आ रहा है कि टेंशन क्या होता है? ऑपोजिट एरो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ये वाला चीज को लेके कि सर ये ऑपोजिट एरो दोबारा समझाओ। मैं दोबारा समझाता हूँ। तो इमेजिन कर, तो स्कूल में होता है ना, बच्चे एक ऐसे करके खड़े रहते हैं। मान ले मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, तो मेरा हाथ एक और दोस्त ने पकड़ा है, ये वाला हाथ एक और दोस्त ने पकड़ा है। हम लोग खेलते हैं, ऐसे होता है ना कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मैं सामने वाले का हाथ पकड़ूंगा, पीछे वाला मेरा हाथ पकड़ेगा और दोनों साथ में मूव करते जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अब ऐसा इमेजिन कर। अब इमेजिन कर हम 3 दोस्त हैं। कैसे दोस्त मैं बताता हूँ, देख कैसा दोस्त मैं बताता हूँ। ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है और मैं बीच में हूँ। मैं नहीं, आप बीच में हो, आप बीच में खड़े हो, ठीक है। अब ये डब्बा को सडनली कोई यहाँ से खींचा, जब सडनली कोई यहाँ से खींचेगा तो तुम खुद एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ इस डब्बे के साथ खींचा चला जाएगा कि नहीं? खींचा चला जाएगा कि नहीं? मतलब इमेजिन कर तुमने डब्बे को पकड़ कर, डब्बे के हैंडल को पकड़ रखा है, तो जब ये डब्बा इस तरफ खींचा जाएगा तो तेरा हाथ को झटका मिलेगा उस तरफ जाने का, उस तरफ जाने का झटका मिलेगा। लेकिन तेरा हाथ क्या करना चाहेगा? डब्बे को, तेरा हाथ डब्बे को तो रोकना चाहेगा। इमेजिन कर, तेरा हाथ जो है डब्बे को जाने नहीं देना चाहेगा। तेरा तो हाथ लगा हुआ है, डब्बे के साथ बांधा हुआ है, यानी कि तेरा हाथ क्या करना चाहेगा? डब्बे को खींचना चाहेगा। डब्बे को क्या करना चाहेगा? जाने से रोकना चाहेगा। यानी कि डब्बा इस तरफ जाना चाहता है, तो डब्बे को जाने से रोकेगा तो किस तरफ फोर्स लगाएगा? इस तरफ। तो दिस फोर्स इज एक्टिंग एज टेंशन ऑन बॉडी M1। समझ में आया कि नहीं? टेंशन बाय योर हैंड ऑन बॉडी M1, टेंशन बाय स्ट्रिंग ऑन बॉडी, सेम बात समझ में आएगी? नेक्स्ट, अब इस तरफ बात करते हैं। तो इमेजिन कर, तब भी मान ले जब इसने फोर्स लगाया तो खींचे जा रहा है, तो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। जैसे तो खींचे जा रहा है तो तेरा राइट हैंड उस वाले डब्बे में, तेरा राइट हैंड इस वाले डब्बे को किस तरफ फोर्स लगाएगा? खींचने की तरफ। तो अगर आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तेरा राइट हैंड उसको खींच रहा है ना, यानी कि तेरा राइट हैंड इस डब्बे में किस तरफ फोर्स लगा रहा है? इस तरफ। देखो ऑपोजिट एरो। हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों मास में फोर्स निकालना है। तेरा हाथ इस मास में इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तेरा हाथ इस मास में इस तरफ फोर्स लगा रहा है। हैंड टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ये बात अब एकदम दिमाग में रखोगे, ऑपोजिट एरो। तो ये कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया है और डायरेक्ट भी समझा दिया। अब आपकी मर्जी है बेटा कैसे दिमाग में रखना है आपको। टेंशन का वैल्यू कितना है? T, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन इसका क्या बनेगा बेटा? N1 इक्वल टू M1G। सेकेंड इक्वेशन, अच्छा इसका y एक्सिस का इक्वेशन निकले, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है, F माइनस टी इक्वल टू M1A। F माइनस टी इक्वल टू M1A, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस बॉडी में आते हैं। इस बॉडी में क्या होगा बेटा? N2 इक्वल टू M2G। और इस बॉडी में x एक्सिस में तो एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं। टेंशन इक्वल टू क्या होगा बेटा? M2A। ये इक्वेशन 1 नाम दे, ये इक्वेशन 2 नाम दे। जनरली ऐसे सिस्टम में नॉर्मल वगैरह का इक्वेशन का कोई मतलब होता नहीं है, नॉर्मल वगैरह का इक्वेशन से कोई मतलब पड़ता नहीं है, ठीक है। तो बेसिक मोशन इक्वेशन ही होता है। ये तो बैलेंसिंग इक्वेशन है दोनों, ये दोनों मोशन इक्वेशन, दोनों मोशन इक्वेशन को ऐड कर दे। दोनों को ऐड करेगा तो तुझे दिखेगा कि टेंशन गायब हो रहा है, टेंशन गायब हो रहा है। दोनों को ऐड करेगा तो F माइनस टी प्लस टी, सिर्फ F बचेगा। M1A प्लस M2A, M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल टू क्या आ रहा है? F बाई M1 प्लस M2। इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब तेरे को अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी तो टेंशन इक्वल टू क्या होता है? टेंशन इक्वल टू क्या होता है? M2 इंटू A की वैल्यू अपने को पता है F बाई M1 प्लस M2। आ गया कि नहीं?
समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अब एग्जाम में या कोई भी कंप्लीट एग्जाम का सवाल देखेगा तो मार्क्स दिया रहेगा, मार्क्स की वैल्यू दी रहेगी M1 और M2 की, आपको बस करना है, वो आपके ऊपर है। मतलब M1 M2 की वैल्यू दी रहेगी, तेरे को क्या है वैल्यू 2 kg 3 kg आंसर लाना है तेरे को, क्या है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। आपको शायद फील आ रही होगी कि ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल क्लास में हो तो ही बढ़िया है। मतलब असलियत में बताओ ना यार, हर चैप्टर फिजिकल क्लास में हो तो बढ़िया है। कितना भी कर लो आप, कितना भी वीडियो में पढ़ा लो, लाइव करा लो, जो करना है करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फिजिकल क्लास का रिप्लेसमेंट ना, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिजिकल क्लास का रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब टीचर बच्चों के आंखों में देख के पढ़ाता है ना, तब जो बच्चा समझता है ना, उतना तो भाई साहब क्या ही बताए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा है, अच्छा ये क्या, ये है पुली। पुली आपने देखा होगा, कुआं होता है ना, कुआं तो देखा ही होगा, क्या पता अमीर बच्चे को कुआं नहीं भी देखा हो, ठीक है। कुआं होता है आपका पानी निकालने का सूत्र, चलो उतना तो पता ही होगा तुम्हें। कुएं के ऊपर एक पुली होती है, देखा होगा, जिसके एक एंड से रस्सी जाती है जो कि बाल्टी होती है उसमें, और दूसरा एंड से आदमी खींच रहा होता है ना। दूसरा एंड में आदमी इसको पकड़ के खींच रहा होता है, तो आदमी खींचेगा तो रस्सी ऊपर जाएगी। तो पुली कुछ नहीं है, बस एक होल्डिंग मैकेनिज्म है कि एक एंड से रस्सी अगर ऊपर जा रही तो दूसरे एंड से रस्सी नीचे जाएगी। ये आपको पता ही है पुली का मैकेनिज्म, ठीक है। तो पुली के ऊपर से रस्सी ट्रैवल करती है। चलो अब इधर देखो, ये वाला सवाल, तो ये पुली है, यानी कि रस्सी इस तरफ जाएगी तो इस तरफ से ये नीचे जाएगा, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसमें तो चलो फोर्स इफेक्ट कर रहा था, इस वाले सिस्टम में कोई फोर्स इफेक्ट नहीं कर रहा। देखते हैं भैया इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा कि नहीं। चलो लिखते हैं। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, M2G। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन क्या होता है बेटा, ऑपोजिट एरो, और सबका वैल्यू क्या होगा, T होगा। क्यों, क्योंकि रस्सी सेम है ना, एक ही रस्सी है, एक रस्सी तो टेंशन सेम, रस्सी बदल गई तो टेंशन बदलेगा, ठीक है। खुद एक बार बता, टेंशन हर जगह सेम। ये टेंशन किस पे लग रहा है, M2 पे। ये टेंशन किस पे लग रहा है, पुली पे। ये टेंशन किस पे लग रहा है, पुली पे। ये टेंशन किस पे लग रहा है, M1 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर लिख ले साइड में, अभी स्टार्टिंग है ना, तेरे को बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस टेंशन इज एक्टिंग ऑन M2, टेंशन एक्टिंग ऑन पुली, टेंशन एक्टिंग ऑन पुली, टेंशन एक्टिंग ऑन M1 ही है, हाँ। चलो, और कोई फोर्स लग रहा है कि, हाँ इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, M1G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि मैं आपको बता चुका कि नॉर्मल रिएक्शन का ये सब पुली वाले सिस्टम में या रस्सी वाले सिस्टम में उतना कुछ काम होता नहीं है। आपको लिखना है, लिख सकते हो। चलो लिखते हैं, क्या होगा, N = M1G। नेक्स्ट है, इसका इक्वेशन क्या होगा पता है, एक मार्क। अच्छा एक और चीज, तो खुद एक बार बता, ये अगर नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, मार्कर में भैया इंक भरना पड़ेगा। ये अगर नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, तो ये इस तरफ जाएगा ना एक्सेलरेशन A से। ये बात तो समझो, समझ में आ रहा होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। देख सिंपल सा चीज है, अगर ये रस्सी, ये डब्बा 1 सेंटीमीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ खिसकता है, तो ये 1 मीटर नीचे जाएगा ना, क्योंकि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है। 1 मीटर इस तरफ तो 1 मीटर नीचे, तो दोनों का एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ क्या बराबर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? चल देख, तो N = क्या हो गया, M1G। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया बेटा, M1G। दूसरा, इसमें एकमात्र फोर्स इस तरफ हो गया T, तो T = क्या होगा, M1A। दूसरा, इसमें टेंशन क्या, सॉरी इसका इक्वेशन क्या मैंने कहा, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि M2G पक्का ज्यादा होगा। M2G माइनस टेंशन = M2A। अगेन दोनों का मोशन इक्वेशन को ऐड कर दो, मोशन इक्वेशन ऐड करेगा रिजल्ट ऐसे ही आ जाता है, M2G - T + T, तो सिंपली M2G बचा = M1 + M2 × A। A का वैल्यू क्या है बेटा, M2G / M1 + M2। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन का वैल्यू निकाल ले, टेंशन T = M1 है, T = क्या आ गया, M1 × A का वैल्यू क्या है, M2G / M1 + M2। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल में जानने से पहले एक कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मान ले, इसको मिटाओ यार, नॉर्मल mg का कोई मतलब नहीं है अपने। मान ले ये बॉडी 1000 kg की है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ M2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ M2 so that M1 starts moving। मतलब देख M2 का वैल्यू कितना हो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 1000 केजी, 2000 केजी, क्या होगा इसका वैल्यू कि मतलब यहाँ पे कितना मास पुट करे कि ये मूव करना शुरू करे। ऑब्वियसली इस तरह मूव करेगा, कितना मास पुट करने से मूव करना शुरू करेगा, ये आप खुद सोचना है। सोचो और जवाब मेरे को व्हाट्सएप करोगे। जो अगला सवाल है वो देख लो एक बार। ये सवाल एक बार मुझे कर लेने दो, आप ये वाला सवाल खुद से कर सकते हो, आपकी मर्जी। 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ये भारी है तो लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि सर ये नीचे जाएगा कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। आप मान के चलो, आप इसको ही नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान के चलो, आपका जो आंसर एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, हमने जो डायरेक्शन माना था उसका ऑपोजिट, तो घूम फिर के आंसर वैसे ही करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी तरफ मान सकते हो, कन्वेंशन आपके ऊपर है, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई, 5G टेंशन का भाई पता है ना, ऑपोजिट एरो स्पेसिंग नीचे तरफ, यहाँ पर टेंशन T1 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 T1, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई, T2, ऊपर की तरफ क्या लगेगा टेंशन T2। क्यों T2 भाई, क्योंकि रस्सी बदल गई है। देखिए यहाँ पे अलग रस्सी है, यहाँ पे अलग रस्सी है, टेंशन सेम नहीं रहेगा, ये गड़बड़ नहीं करना, इसलिए मैं बोला था ये वाला मुझे करने दो। टेंशन सेम नहीं होगा क्योंकि रस्सी बदल गई है, जब तक रस्सी सेम तब तक टेंशन सेम, ठीक है। चलते नीचे की तरफ, ये कितना फोर्स लग रहा है 5G। अच्छा मान ले ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये नीचे एक्सेलरेशन ए से जाएगा तो ये कितने से जाएगा ए से, ये कितने से जाएगा ए से, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका इक्वेशन बनेगा पहला 5G माइनस T1 इक्वल टू 5 है, 5G माइनस T1 इक्वल टू 5 है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, अच्छा इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा 2G, ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल, कोई मतलब नहीं इसका, बॉडी इस तरफ जा रही है यानी कि T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2A। इसमें क्या लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला फुट बड़ा होगा, T2 माइनस 3G इक्वल टू क्या होगा बेटा 3A। ऐड कर दे सबको, माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, 5G माइनस 3G इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5 10A। ए का वैल्यू क्या है बेटा 2G/10 और वी कैन से G/5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर T1 निकल जाएगा, T1 निकल गया तो T2 निकल जाएगा, निकाल सकता है तू। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप ये वाला सवाल तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको इससे वर्मा में होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, नया चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आपको दिख जाएगा, उसमें 1 से लेकर 12 तक करो, क्वेश्चन नंबर 22 करो, फिर 24 से 27 और फिर 35, बीच वाले सवाल टच मत करो, उसका कॉन्सेप्ट अभी तक आपको नहीं दिया है मैंने, ठीक है। आप हो सकते तो नहीं यार मत टच करो, बेकार में आपका टाइम, देखो खाली भी बताना टाइम का होगा आपका और कुछ नहीं है, माथा मारते रह जाओगे जब वो चीज़ पता ही नहीं क्या है, देख के लगेगा हाँ सर हम तो कर लेंगे, करने जाओगे नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ जो दिया है वो कर लो, ठीक है। और जो बच गए वो मैं कराऊंगा, टेंशन का बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये वाला सवाल खुद करो, अगर खुद हो गया तो भैया रिजल्ट वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके रिजल्ट वेरीफाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, इस बॉडी में देख नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा M1G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, ठीक है। इस यहाँ पे अच्छा इसमें एक सॉरी एक चीज इसमें बताना भूल गया, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, फाइंड द net force acting on this pulley, find the net force acting on the clamp या pulley, ऐसा कुछ बोलेगा, clamp CLAMP, clamp मतलब क्या होता है बताता हूँ। देख कोई भी पुली होती है ना तो उसमें एक डंडा लगा रहता है जो इसको जमीन के साथ फिक्स करता है, कोई भी पुली होती है उसके साथ एक डंडा लगा रहता है, उसके एक्सिस में लगा रहता है और पुली ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, डंडा लगा रहता है जो फिक्स होता है, तो और रस्सी इसके ऊपर ऐसे जा रही होती है, ठीक है। तो रस्सी ऐसे ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे जा सकती है, लेकिन ये डंडे में कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। पहली बात ये देख, इसमें नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो खुद एक बताइए ये दोनों टेंशन 90 डिग्री में है कि नहीं, तो ये दोनों टेंशन का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, ये और ये का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, यानी कि रिजल्टेंट होगा आपका ऐसा, ये कितना होगा
T√2 पता है कि नहीं, √/t² प्लस t², यार पता है ना, प्लस 2t cos 90 जो लिखना लिख लो, t² प्लस t² T√2 हो गया। तो T√2 टेंशन लग रहा है, तो क्या ये पुली मूव कर, जब रस्सी इसके ऊपर से जाती है तो क्या पुली मूव करता है? पुली मूव नहीं करता, पुली मूव नहीं करता, यानी कि पुली रेस्ट में है, यानी कि क्लैंप इसमें धक्का मार रहा होगा। क्लैंप कितना फोर्स में धक्का मार रहा होगा? F से। तो क्लैंप F से धक्का मार रहा है, पुली T√2 लगा रही है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? T√2। तो फोर्स ऑन द प्लैंक इज इक्वल टू T√2। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे टेंशन देख ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों टेंशन के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, तो जो एंगल होगा उस हिसाब से आप निकाल लोगे। यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री था दोनों टेंशन के बीच में, इसलिए T√2 आ रहा था। यहाँ पे टेंशन और टेंशन के बीच में जो एंगल आता है उस हिसाब से आप वेक्टर सम कर लो, वेक्टर सम करके निकाल लेना। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं। इधर देख, यहाँ पे भी टेंशन T लग रहा है, इधर पे क्या लग रहा है बेटा? M2G। यहाँ पे क्या लगेगा? M2G साइन थीटा। भूल गए क्या? लास्ट क्लास में कराया था, यही सब चीजों कराने के लिए कराया था। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? M2G cos थीटा। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं। मान ले कि बॉडी इस तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन इससे, और ये बॉडी इस तरफ जा रही है, ये बॉडी एक्सेलरेशन इससे इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बता? M1G माइनस T इक्वल टू M1A। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ऊपर जा रहा है तो T माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A। दोनों को ऐड कर ले भाई, T कैंसिल। M1G माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? M1 प्लस M2 इंटू A। समझ में आया कि नहीं? तो ये आगा आपका एक्सप्रेशन। अच्छा, ये सवाल एक करो, इस सवाल में मान ले इफ M1 is equal to 1 and M2 is equal to 2 kg। M1 1 kg और M2 2 kg है। Find the value of theta, find theta so that the whole system remains in equilibrium। ये एक सवाल आपको होमवर्क दिया है, खुद से करो। ठीक है बेटा, तो पुली में काफी चर्चा हमने कर लिया है, पुली का मैंने आपको होमवर्क दिया है। अच्छा, एक और सवाल पुली में रह गया है, ये वाला सवाल खुद करोगे और ये वाला जवाब मेरे को दोगे व्हाट्सएप में भेजना। पुली में मैं आपको एक और आखिरी सवाल में करा देता हूँ, हालांकि मुझे वो नहीं कराने से भी चलता, लेकिन करा देता हूँ, कोई बात नहीं, जब इतना कराया है तो उतना भी करा ही देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। वैसे ये पुली है, इधर देखो, ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, पुली यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये पुली यहाँ पे फोकस एक बार चेक कर लेते हैं भाई। बढ़िया फोकस है भाई, पुली यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, एक रस्सी गई है, यहाँ पे मास M1 है, यहाँ पे मास M2 है। बोला एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? M1G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा? टेंशन। रस्सी सेम, तो टेंशन भी बराबर 6। नीचे तरफ क्या लग रहा होगा? M2G। मान ले ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जाता है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये T और T नीचे लग रहा है, इसमें ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 2T। मैं बताता हूँ क्यों। T और T नीचे लग रहा है तो ऊपर कितना लगेगा? 2T। क्यों? क्योंकि पुली तो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा ना, मास ऊपर नीचे मूव कर सकता है, लेकिन क्या पुली मूव करेगा? पुली तो हमेशा जगह में रहेगा, पुली जगह में रहेगा, यानी कि पुली में नेट फोर्स क्या? 0। यानी कि इस क्लैंप में नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2T। इस क्लैंप में नेट फोर्स कितना लग रहा है? 2T। समझ में आया कि नहीं? चल एक बार निकाल सकते हो ना यार एक्सेलरेशन। M1G माइनस T इक्वल टू M1A और T माइनस M2G इक्वल टू M2A। ठीक है ना? अच्छा, इसमें निकाल लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लो, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आया जो थोड़ा सा, मतलब ठीक है सॉल्यूशन तो इसका इजी है, लेकिन इसमें एक चीज है, ट्रिक नहीं, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। उसको बताने के पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहला इक्वेशन होगा M1G माइनस T इक्वल टू M1। आई होप आप लोग सॉल्व कर ही चुके होंगे अभी तक। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, T माइनस M2G इक्वल टू M2A। दोनों को ऐड कर ले भाई। M1G माइनस M2G इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? M1 प्लस M2 इंटू A। ऐड होगा ना, तो यहाँ पे भी G कॉमन जाएगा, M1 माइनस M2 ये आ गया। यहाँ से A का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू
जी, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब एक बार टेंशन निकाल के देखते हैं हम, टेंशन का क्या वैल्यू होगा, टेंशन कैसे निकालेंगे। m1g ऐसा देख ले, ये वाला इक्वेशन देख ले भाई, t माइनस m2g है ना, m2g को उस तरफ कर ले, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a प्लस m2g, m2 कॉमन ले ले भाई, a प्लस जी, a प्लस जी, a की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 g प्लस जी, जी और जी अगर तू कॉमन ले लेगा भाई तो जी क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है कि एलसीएम ले भाई, m2 m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, अच्छे से देखेगा, माइनस m2 प्लस m2 कैंसिल, 2m1 m2 बच रहा है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज देखो, ये चीज देखो, ये बता क्लैंप में फोर्स कितना, अच्छा पहले एक बार सब नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं सब कुछ मिटाने वाला हूँ, वीडियो को बैक करके नोट डाउन कर सकते हो अगर आप भूल चुके हो तो। फोर्स ऑन क्लैंप, फोर्स ऑन क्लैंप, क्लैंप में कितना फोर्स लगेगा, 2t, यानी कि 2t और वी कैन सिंपली सेट 2 इंटू ये वाला चीज हो जाएगा 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा ये बात तो अपने को समझ में आई, फोर्स ऑन क्लैंप व्हेन पुली इज मूविंग, क्योंकि पुली जब मूव कर रहा था तभी, क्योंकि पुली मूव कर रहा था तब ये बॉडी ऐसे ना रही थी, ये ऊपर जा रही थी, तब फोर्स ऑन क्लैंप कितना आया, पुली इज मूविंग, ठीक है। अच्छा अगर पुली रेस्ट में है, सॉरी पुली नहीं, सिस्टम, सिस्टम इज मूविंग, सिस्टम मतलब क्या, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, व्हेन सिस्टम एट रेस्ट, ये सुनना, कितना फोर्स लगेगा क्लैंप में। सिस्टम एट रेस्ट का मतलब मैं तेरे को समझाता हूँ, मतलब जो सिस्टम है, मतलब कि मान ले ड्यू टू सम रीजन हमने क्या किया, ये दोनों रस्सी को, जैसे होता है ना कि तेरा सब्जी वाले के पास गए होगे, पता नहीं अमीर बच्चे सब्जी वाले के पास नहीं भी जाते होगे, हम तो जाते हैं, पल्ला पकड़ता है, पल्ला वही वेइंग मशीन होता है, तो वो पल्ला अगर मूव कर रहा होता है तो वो अपने हाथों से पकड़ के पल्ला को रोक सकता है। मतलब मान ले मैंने रस्सी को एक जगह में पकड़ लिया, ऐसे ही जस्ट टच कर लिया तो रस्सी मूव करना बंद कर देगी, रस्सी मूव, जस्ट मैंने टच किया ताकि वो मूव ना करे। अच्छा मान दे अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इस प्लैंक में कितना फोर्स लगेगा, तो खुद एक बात बता, सिस्टम अगर रेस्ट में है तो ये प्लैंक इस पूरे चीज का वजन उठा रहा है, रस्सी तो मासलेस है और पुली भी मासलेस है, सिर्फ ये दो ब्लॉक का मास है, तो ये दो ब्लॉक का मास कितना है, m1 प्लस m2g, यानी कि जब आपका ये एक मान ले फोर्स ऑफ क्लैंप, जब आपका सिस्टम रेस्ट में है तो पुली, ये क्लैंप किसको उठा रहा है, इन दोनों मास को अकेले उठा रहा है, तो कैसे होएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि फोर्स व्हेन मूविंग, फोर्स व्हेन रेस्ट। अब एक आपको मैं मैथमेटिकली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मान ले m और m2 का तो कोई भी वैल्यू ले ले, मैं m1 का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, m2 का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये बता फोर्स व्हेन मूविंग क्या होगा, मूविंग में फोर्स क्या होगा, 4 इंटू m1 m2 2 इंटू 3 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 इंटू जी, कितना हो गया ये बेटा, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 4.8 जी। फोर्स व्हेन रेस्ट कितना होगा बेटा, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 जी। तो अच्छे से देख, जब मूव कर रहा है ये चीज, तब क्लैंप में 4.8 जी लग रहा है, जब मूव नहीं कर रहा यानी सिस्टम किसी तरीके से रुका हुआ है तो 5 जी लग रहा है, यानी कि जब सिस्टम रेस्ट में रहेगा, यानी कि पुली में सेम सामान देख, सामान पुली में ही है, लेकिन अगर सिस्टम रेस्ट में है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो कम फोर्स लगेगा। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या बढ़िया चीज है ये, कि सामान तो एट एनी टाइम इट इज इन पुली, पुली से तो सारा ही नहीं, लेकिन एक टाइम पे मूव करते हैं कम फोर्स लगता है, नहीं मूव करते हैं ज्यादा फोर्स लगता है। तो आप लोगों को ये एक सोचना है, मैथमेटिकल कुछ सोचना नहीं है, आपको एनालिसिस करनी है, माइंड में एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, ये अगर आपको दिमाग में एक्सप्लेनेशन आता है मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं बताता हूँ क्या एक्सप्लेनेशन है। देखो बेटा यही सब चीजें हैं जो आपके दिमाग को डेवलप करेंगी, वरना पेपर में स्कूल के एग्जाम में नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं।
ठीक है, आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग चलेगा तो लॉन्ग टर्म जिंदगी भर काम आएगा वो। स्कूल के एग्जाम के नंबर वैसे भी यहाँ कोई मैटर करता नहीं है, खाली फिर मैं भी आपको बोल के पकाऊंगा नहीं। इन शॉर्ट बात ये है, जवाब अगर आप दो, पकाने वाला सिस्टम जो होगा मेरी बकवास से पकाना, मैं सीधी क्लास में आपको पकाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसका जवाब दो और 1 से 1 मार्क के दिए हुए होमवर्क को कर लो, ठीक है। हो सके तो दूसरा कोई मॉड्यूल है तो वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, दूसरा कोई मॉड्यूल अगर है आपके पास सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, नहीं है मेरे से मांगो, मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा नहीं पढ़ाया है अभी तक, मैंने 50% ही पढ़ाया है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल जिसमें आप अटक जाओ, जो आपने मतलब पहले मतलब आप बोलोगे सर ये तो आपने कराया ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं कराया, बाकी है ना पढ़ाना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो।